मीडिया भी वही काम करता है। आप भी उसी जनरलाइज मत कीजिए। अगर आप आवाज उठाएं देश के अंदर में कमांड एंड कंट्रोल ठीक होना चाहिए। अगर आप आवाज उठाएं कि सैनिक की इज्जत होनी चाहिए, जो उसको इज्जत चाहिए, बिल्कुल, तो कोई कारण नहीं है इस देश में ये नहीं होगा। जी मलिक साहब देखिए, ऐसा है, यहाँ पर मैं जो जनरल मलिक साहब कह रहे हैं इस बात से मैं पूरा सहमत हूं। हाँ। और यहाँ मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हाँ। कि जैसे अग्निहोत्री साहब कुछ देर पहले कह रहे थे, इन्होंने वाजपेयी सरकार को अच्छा कवर किया। हाँ। तो उनको ये भी पता है कि 2003 में जो मंत्रियों के समूह ने सारे जो सेना के सुधार किए थे उसमें सबसे बड़ा था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सिस्टम, जो कि आज तक लागू नहीं हुआ क्योंकि हमारे नेताओं को वो पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि उनकी पावर छिन जाएगी, जो अभी मलिक साहब ने बताया। दूसरा जो है वो ये मैं कहना चाहूंगा कि आज हम भारत या जो पाकिस्तान की तरह इस दो पहलुओं पर काम क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी रॉ को आईएसआई की तरह क्यों नहीं बना सकते? आप उसको ऑल फोर्सेस, सिर्फ पुलिस वाले उसमें क्यों हैं? आप आर्मी नेवी सबको लाइए और उसके बाद वही काम करिए जो आईएसआई कर रही है। आजकल का जमाना स्पेशल फोर्सेस का है। इसको जरा मलिक साहब निकल गया। मलिक साहब, आप से पहले, वाजपेयी जी से पहले, खंडूरी साहब से पहले, रतौला साहब से पहले मैंने ये बात उठाई कि बंजर भूमि विकास का सेक्रेटरी रातों रात डिफेंस का सेक्रेटरी हो जाता है। आपसे सहमत हूं। और सुनिए ना, आपने कहा मीडिया नहीं करता, आपकी आवाज मैंने उठाई। लेकिन आप मैंने उठाई आपकी आवाज। अकेले उठा रहे हैं क्या? दूसरे सारे के सारे उसमें नहीं आता? कहीं अखबार में कभी सुना है, नहीं, कभी पढ़ा है किसी ने? आना चाहिए। मैं सहमत हूं आपसे, आप जो कह रहे हैं मलिक साहब, मैं सहमत हूं। लेकिन मैं सिर्फ गुजारिश कर रहा हूं, आप सम्मानित हैं, आज हमारे सैनिक, आपने इस देश को सुरक्षा दी। हम नतमस्तक हैं आपके आगे, सलाम करते हैं आपको, आपकी बहादुरी को। सिर्फ एक चीज कहूंगा, पूरे मीडिया को जनरलाइज वे में मत कहिए। और वो मैं मानता हूं, सेना में भी बहुत सारे घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, हम ये नहीं कह रहे चीज के बारे में। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जितनी बुलंदी से, जितने साहस से समाचार प्लस चैनल पर जहां पर आप बैठे हैं, अमिताभ जी और मैंने इस बात को उठाया, उतना शायद भारत के किसी भी दूसरे मीडिया एंकर ने या मीडिया चैनल पर नहीं उठाया गया होगा। तो जनरलाइज वे में आपके सराहने हैं। लेकिन साथ के साथ में दूसरी चीज सुनिए, मैं आपको एक बार बताता हूँ, मेरी सुन लीजिए पहले, ठीक है ना? आज एक्स सर्विस में जो सैनिक जी, जो गौरव सेनानी जी, खंडूरी जी सुनिए, खंडूरी जी, जी भाई साहब जी, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगा। वाजपेयी खंडूरी जी, एक मिनट, खंडूरी साहब, खंडूरी जी प्लीज बोलिए। जी खंडूरी जी, जी खंडूरी जी, ये ऐसा है, अग्निहोत्री जी, आपने जो कहा है कि आप इस बात को उठा रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। लेकिन एक चीज समझनी चाहिए, जब भी कोई सेना का अधिकारी कुछ बोलता है, चाहे सेवा में हो या सेवानिवृत्त हो, तो वो कहते हैं कि ये अपनी सेवा के ध्यान में रखकर बात कर रहा है, देश के हित में रखकर बात नहीं कर रहा है। हमारे देश में कितने कितने केसेस हो गए, चाहे जनरल थिमैया का हो, जनरल रैना का हो, किस प्रकार से जब कोई अच्छी बात सुझाने की बात कही गई है तो उन्होंने कहा है ये आर्मी रूल लगाना चाहता है। इसलिए कृपया हमारी जो हम सैनिक लोग हैं, हमारी सीमाएं समझिए। जब हम कुछ बात करते हैं तो उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, खासकर ब्यूरोक्रेसी उसको डाइवर्ट करती है कि ये अपनी सेना की चाल यहां पर चला रहे हैं, सेना को प्राथमिकता दे रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम देश के हित में बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या सैनिकों के साथ है। मैं सहमत हूं आपके साथ, मैं सहमत हूं। रौतेला जी, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, क्या पूरा का पूरा सिस्टम आमूल चूल परिवर्तन की दरकार मांगता है? क्या जो हमारे राजनेता हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में बंधक हैं? क्या उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है? क्या ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि उनका जो इकबाल बना है, जो उनका अधिकार बना है, उसमें सेना के लोग शामिल हो? क्या इस गुत्था में आम आदमी, हमारे जवान ऐसे ही मरते खपते कटते रहेंगे? रौतेला जी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। मुझे याद है जब कारगिल की रिपोर्ट आई थी और सीडीएस के बारे में बात हुई थी, मुझे एक एडिशनल सेक्रेटरी ने उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि ये कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा। वी कैनॉट बी सबसर्विएंट टू द आर्म फोर्सेस, विच इज ए फैक्ट।
दूसरी चीज है, आपको याद होगा हेंडरसन रिपोर्ट, वाजपेयी जी मैं आ रहा हूं आपके पास जी। 1962 वार की हेंडरसन रिपोर्ट में किसके ऊपर फिंगर उठी थी, किसका प्रॉब्लम है, वो आज तक रिपोर्ट नहीं हुई। कारगिल वार में जो लीडरशिप फेलियर हुई थी, आज तक रिपोर्ट नहीं आई है। तो जहां पर भी सिविलियन लीडरशिप पे फिंगर उठाया जाता है, वो रिपोर्ट कभी पब्लिश नहीं होती है। ये तो सही बात है। आप 1962 की बात ले लीजिएगा। एक चीफ साहब को डिसमिस किया गया, वो वहां से हटाए गए, ठीक है जी। एक डिफेंस मिनिस्टर साहब को हटाया गया। किसी को मालूम है डिफेंस सेक्रेटरी कौन था? कौन जानता है उसको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कौन जानता है कितने लोग वहां पर थे सिविलियंस उस टाइम पर? किसको क्या हुआ? दूसरी चीज, आज जितने भी सेवानिवृत्त सैनिक हैं, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के लिए, मलिक साहब के लिए। मैं इसमें एक बात मैं जोड़ूंगा, डिफेंस सेक्रेटरी को हमने कभी क्रेडिट नहीं दिया। 71 की लड़ाई में कौन था डिफेंस सेक्रेटरी जिसको माला पहनाई गई इस देश में? नहीं, माला पहनाई हमने सेनाध्यक्ष को, माला पहनाई जगजीवन राम को, माला पहनाई इंदिरा गांधी को। लेकिन वो फॉर डिफेंस सेक्रेटरी वो वहां, अरे सुनिए, वो वहां भी तो उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर वो भी तो रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। बिल्कुल 1962 में जो हुआ था वाजपेयी जी, इसके लिए वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था। बिल्कुल क्यों नहीं उसको पकड़ा गया? बिल्कुल ठीक बात वाजपेयी जी। देखिए, यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है जो हमको समझना चाहिए कि देखिए, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। मतलब हम यहाँ आज बैठे हैं ये सोचने के लिए कि अब हमें क्या करना चाहिए। और मेरे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए मलिक साहब बता रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये तो क्या कैसे करना चाहिए? पहला काम तो यह है कि देखिए, आप आज एक कुछ भी करें, सिस्टम में बदलाव तो लाना पड़ेगा ताकि भारतीय सेना के जो वरिष्ठ अफसर हैं उनसे और हमारे प्रधानमंत्री और जो भी टॉप है उनसे आपस का संवाद सीधा हो, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं। ठीक बात। पॉइंट 1 एग्रीड। पॉइंट 2 देखिए कि यहां पर बहुत जरूरी है कि सेना को अधिकार दीजिए। जैसे खंडूरी साहब ने कहा, जमीन पर आपको जो करना है सेना करे अपने, और वो बॉर्डर संभाल लेगी। भारतीय सेना के में कितनी सक्षमता है, अतुल साहब ने पूछा था, मैं बताऊंगा। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना विश्व की सिर्फ एक सेना है आज तक वर्ल्ड में, दोनों वायुयुद्ध के बाद भी, जिसने 20,000 फुट के ऊपर की पहाड़ियों पर फ्रंटल अटैक किया और कामयाबी हासिल की। उसके बाद भी 4 जुलाई को पाकिस्तानी सेना को वापस जाने दिया गया। यहां पर हम चाहते तो उसको काट करके अंदर ले आते, पर देखिए वो सामरिक बातें हैं, वो छोड़िए। पर सवाल ये है कि आज क्या करना है ये सोचिए, और ये हमें दुधारी तलवार चलानी पड़ेगी। हमारे नेताओं को डिनायल मोड पे आना पड़ेगा और सेना को एक्शन मोड पे आना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। बिल्कुल। खंडूड़ी जी कोई सोल्यूशन अगर आपके पास आप देना चाहें तो, क्योंकि आप राजनेता भी हैं, आप पूर्व सेनाधिकारी भी हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, यानी आप सिस्टम को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा सीधी सादी बात है कि हमारे देश के अंदर जो सेना को, सैनिकों को और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, वो ब्यूरोक्रेसी जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए नहीं दे रही है। और इसलिए जब तक हम इस बात को नहीं समझें कि जो एक्सपर्ट्स है, जो टेक्नोक्रेट है, चाहे वो आर्मी का हो या सिविल लाइफ में हो, अगर आप न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए किसी नॉन न्यूक्लियर आदमी को लगाएंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है वो सेना को, विशेषकर तीनों सेनाओं को इस दृष्टि से देखा जाता है कि इनको जितना दबाया जा सके, जितना रोका जा सके, जितने इनको अधिकार कम दिए जा सके, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। इससे बड़ा और झूठ और इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता। हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। रौतेला साहब, एनी सोल्यूशन फ्रॉम योर साइड? आई थिंक हमको रिटेलिएट सूनर और लेटर करना पड़ेगा। हम हर रोज ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, हर रोज यही होता जा रहा है। और दूसरी चीजें, ये बिगनिंग है, ये एंड नहीं है, क्योंकि उनके इलेक्शन आने वाले हैं। तो द पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये भी दिखाना है कि वो इंडिया के अगेंस्ट हैं। ठीक है, तो ये तो अभी वारदात शुरू हुई है, ये रुकने वाली नहीं है आसानी से, जब तक हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। ठीक है, वाजपेयी जी। देखिए अतुल जी, आप एक यहाँ मैं रतौला साहब से आगे जाऊंगा यही बोलते हुए, 2014 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान से हट जाता है, सारा जो दारोमदार पाकिस्तान और तालिबानियों का भारत होगा। तो अगर हम आज नहीं जागे, अगर हम इस चीज को नहीं समझे, तो आगे हम बहुत बड़ा धोखा उठा सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है
कि इस पर मंथन हो मीडिया में भी। शक्ति। और सबसे बड़ी बात है जो आपने भी कहा, सब पैनलिस्ट कह रहे हैं, राजनीतिक इच्छा शक्ति को अब उठाया जाए। अगर नहीं उठेगी तो इतनी विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सेना, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी एयरफोर्स और पांचवें नंबर की सबसे नेवी का कोई फायदा नहीं है। फिर इनको बर्खास्त कर दें और अहिंसा परमो धर्म पर है। ठीक बात है। मलिक साहब, क्या सोल्यूशन है? कैसे चीजें सुधरे? ऐसे ही मरते रहेंगे क्या हम? देखिए, सोल्यूशन तो आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। अभी रोटेला साहब ने भी बताया और जनक खंडेवी साहब ने जो साफ कहा, एक सारी चीज जो उन्होंने एक सेंटेंस में बता दी कि जब तक सेना को आप अधिकार और सम्मान इस देश के अंदर में वो नहीं होगा जो कि उनका होना चाहिए, तब तक दूसरा आदमी नहीं समझेगा। जब अपने को आप हमेशा दबा के रखते हो तो दूसरा आदमी उसकी ताकत को नहीं समझ सकता है। ठीक बात है। दूसरी चीज साथ के साथ में ये रखिए, बहुत लोग इस सवाल को उठाते हैं कि हम न्यूक्लियर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर है और अगर ऐसी चीज होगी तो न्यूक्लियर वार हो जाएगा, क्या होगा, दोनों देश बर्बाद हो जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, कोई ऐसी चीज नहीं। न्यूक्लियर वॉर के अंदर में भी आप वो काम कर सकते हैं। इस वक्त हम वो कर रहे हैं कि दुश्मन हमारे घर में पत्थर फेंक रहा है और हम सिवाय उसके बाहर जाके उसको मारने के हम अपनी दीवार को ऊंचा कर रहे हैं, हम और बाढ़ लगा रहे हैं कि वो अंदर ना घुसे और ना करे। इसके बजाय हमें जाना पड़ेगा और उसको मारना पड़ेगा जहां से वो आता है, और इसके लिए हम सक्षम हैं हर प्रकार से, और ये होना पड़ेगा। जी फरहत मियां, हालांकि मुझे जरूरत नहीं लगती सोल्यूशन की आपकी तरफ से, लेकिन चूंकि आपने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिसकी जरूरत नहीं थी, तो मैं चाहूंगा कि आप जरा अपना भी सोल्यूशन बता दें। नहीं अतुल जी, यहाँ अग्निहोत्री जी जो हैं, वो कहीं ना कहीं एक साइड नजर आ रहे हैं। कौन सी साइड? कौन सी साइड? मैं और अग्निहोत्री जी हिंदुस्तान की साइड नजर आ रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान की साइड तो यहाँ जितने बैठे सब हैं। तो फिर आप किस साइड की बात कर रहे हैं? जितने बैठे सब है, तो फिर आप किस साइड की बात कर रहे हैं? नहीं, अग्निहोत्री जी कहीं पॉलिटिकल सोच को किनारे लगाए दिल में लिए बैठे हैं। नहीं, पॉलिटिकल सोच हमें यहाँ हमें अपने नेताओं की इच्छा शक्ति को बढ़ाना होगा। जी फरहत साहब, बात हो गई आपकी जी। अब मैं संपादकीय टिप्पणी और फरहत साहब का पहले उत्तर दूंगा, फिर संपादकीय टिप्पणी करूंगा। फरहत साहब, आपने 71 की लड़ाई तो मैंने नहीं देखी बहुत समझदारी के साथ, लेकिन उसके बाद जो कारगिल का एक बड़ा अवसर आया, उसको मैंने बहुत नजदीक से पावर कॉरिडोर से जुड़ के कवर किया है ना। आप अखबार में पढ़ के जाने होंगे, मैं ब्रजेश मिश्रा के साथ इंटरेक्शन करके जानता था कि अब भारत क्या करेगा। ब्रजेश मिश्रा का नाम सुना है ना। मैं उस स्तर पर चीजों को कवर करके जानता रहा, इसलिए मैंने आपको दुरुस्त किया है ना मियां। मैंने कहा कि ये जो तथ्य ये गलत है, ये वाजपेयी सरकार का फैसला था, तो इसमें साइड कहां खड़ा हो गया। मैंने तो इंदिरा गांधी को इस देश का सबसे बहादुर प्रधानमंत्री कहा, और तब आप कहेंगे मैं कांग्रेस की साइड हूं। ये मत कहिए। मैंने अटल जी को अच्छा कहा कि उन्होंने सैनिकों को सम्मान दिया, आप कहोगे भाजपा के साथ हूं, तो अमा मियां मैं किसके साथ हूं ये तो बताओ। मैं तो देश के साथ हूं, इसलिए ये प्रसंग नहीं, ये प्रसंग ठीक नहीं। दूसरी बात, अब पूरी बहस के बाद मैं जो समझा, आप बोल रहे क्योंकि आवाज हमने बंद कराई। जी आप बोलिए प्लीज। जो पूरी बहस के बाद मैं समझा, पाकिस्तान तहजीब सीखे, पाकिस्तान सलाहियत सीखे, ईमानदारी से दोस्ती निभाना सीखे, इसमें समय मत लगाइए, इसमें समय व्यर्थ मत गवाइए। ठीक बात। वो सुधरना होता तो सुधर गया होता। अब उनके रक्त में दोष है, वो रक्त दोष अब शुद्ध नहीं हो सकता। हम क्या करें, हमको इस पर चिंतन करना चाहिए। ठीक बात। मुझे लगता है शांति की कामना अगर कायरता से प्रेरित हो जाए तो वह शांति की कामना इतिहास में अक्षम्य अपराध बन जाती है। एक तो चीज ये, वाजपेयी जी के समय प्रसंग आया था, इस पर पार्टी विभाजित थी, इस पर अलायंस विभाजित थे, इस पर सेना की राय अलहदा थी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये मंच नहीं है बताने का कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में क्या क्या डिस्कशन हुआ। कभी अकेले में मुझसे कोई मिलेगा जो पैनल में है तो मैं बताऊंगा किसने क्या बोला था। ठीक बात, ठीक बात। किस मंत्री ने क्या बोला था मैं बताऊंगा, और अंत में वाजपेयी जी ने कैसे समाप्त किया था बताऊंगा मैं। इसलिए राजनीतिक दृढ़ता होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपको अपनी सेना पर भरोसा नहीं मेरे हुजूर, तो किस पर भरोसा करिएगा। आप सेना के हाथ बांध के उसको पुंछ और राजौरी में तैनात करना चाहते हैं। एक ब्यूरोक्रेट उसको तीनों अंगों को चलाए। मैं नहीं कहता पाकिस्तान जैसे ही अनार्की हो जाए हिंदुस्तान में,
कि वहां कयानी सरकार की उम्र तय करे, मैं उसके पक्ष में भी नहीं, लेकिन मैं इसके पक्ष में भी नहीं कि बाबू बैठकर रक्षा मंत्रालय में सेनाध्यक्ष की उम्र की तारीख पर जलालत करे सेनाध्यक्ष की, मैं इसके पक्ष में भी नहीं रहा। भारत के सेनाध्यक्ष का सम्मान होना चाहिए। कल तक जो आदमी बीडीओ रहा, तहसीलदार रहा, कलेक्टर रहा, वो सेनाध्यक्ष को तलब करे, ये ठीक नहीं। उनका सम्मान होना चाहिए।